Hello students, all of you are warmly welcomed in my online classes. I am your Sushil sir and today I am going to teach you chemistry of class 10th part 0 chapter 1 chemical reactions and equations. तो स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को क्लास 10th की केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूँ. फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंज. स्टूडेंट्स, व्हाट इज ये फिजिकल चेंज? सच प्रोसेसेस in which the original substances neither lost their nature and identity nor any new chemical substances are formed are called physical change. तो ऐसे प्रोसेस जिसमें वास्तविक पदार्थ अपना पहचान और स्वभाव नहीं त्यागते और न ही किसी नए पदार्थ का निर्माण होता है, फिजिकल चेंज कहलाता है. एंड द प्रोसेस इन्वॉल्विंग ए फिजिकल चेंज इज कॉल्ड फिजिकल रिएक्शन. और स्टूडेंट्स, इस फिजिकल चेंज में जो प्रक्रियाएं शामिल होती हैं उन्हें हम फिजिकल रिएक्शन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मेल्टिंग ऑफ आइस, इवापोरेशन ऑफ वाटर, डिसल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर एंड फ्रीजिंग ऑफ वाटर इनटू आइस एक्सेट्रा. तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट एग्जाम्पल मेल्टिंग ऑफ आइस. तो मेल्टिंग ऑफ आइस में आप पाएंगे जब बर्फ पिघलता है तो आइस के मॉलिक्यूल और वाटर के मॉलिक्यूल में कोई डिफरेंस नहीं आता. जो केमिकल प्रॉपर्टी आइस का है वही केमिकल प्रॉपर्टी वाटर का भी होता है. इस प्रकार इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता और न ही वाटर के मॉलिक्यूल में कोई नई केमिकल प्रॉपर्टी आती है. नेक्स्ट है इवापोरेशन ऑफ वाटर. स्टूडेंट्स, वाटर के मॉलिक्यूल और वाष्प स्टीम के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर केमिकली सेम होता है. कोई नेचर या आइडेंटिटी लॉस नहीं होती. अगला देखते हैं, जब शुगर को वाटर में डिजॉल्व किया जाता है तो भी नया सॉल्यूशन शुगर सिरप तैयार होता है. शुगर सिरप में शुगर और वाटर दोनों की प्रॉपर्टी रिटेन होती है. न ही शुगर अपना नेचर और आइडेंटिटी लॉस करता है, न ही वाटर अपना. इस प्रकार यह भी हमारा फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है. फिर वाटर को हम टेम्परेचर कम करके फ्रीज करके आइस बनाते हैं. इस प्रोसेस को हम फिजिकल चेंज कहते हैं, फिजिकल रिएक्शन कहते हैं. और यह एक फिजिकल चेंज है क्योंकि इसमें केवल स्टेट चेंज होता है. जो लिक्विड से सॉलिड हो जाता है लेकिन किसी प्रकार का केमिकली चेंजिंग नहीं आती, किसी प्रकार के केमिकल चेंज नहीं आता. तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट केमिकल चेंज एंड केमिकल रिएक्शन. स्टूडेंट्स, सच प्रोसेसेस इन विच the original substances lost their nature and identity and formed new chemical substances with
different properties is called chemical change. स्टूडेंट्स, ऐसी प्रक्रियाएं जिनमें वास्तविक पदार्थ अपनी प्रकृति और पहचान खो देते हैं और नए केमिकल सब्सटेंस बनाते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज अलग होती है, केमिकल चेंज कहलाता है। और प्रोसेस में इन्वॉल्व और इस केमिकल चेंज में जो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं उन्हें हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल टर्निंग ब्राउन ऑफ ए फ्रेशली कट एप्पल इन द एयर। तो स्टूडेंट्स, अगर हम नाइफ से एप्पल को कट करके उसे ओपन में कीप कर देते हैं, रख देते हैं, तो आफ्टर सम टाइम हम पाते हैं, कुछ समय बाद हम पाते हैं कि एप्पल की कट सरफेस पर कुछ ब्राउन लेयर आ जाता है। नेक्स्ट, द कुकिंग ऑफ फूड। स्टूडेंट्स, व्हेन वी कुक आवर फूड, द फूड मटेरियल लॉसेस इट्स आइडेंटिटी एंड नेचर एंड रिटेन ए न्यू प्रॉपर्टी। इसमें कुछ न्यू प्रॉपर्टी आ जाती है। नेक्स्ट, डाइजेशन ऑफ फूड इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्टूडेंट्स, सजीवों के शरीर में फूड का डाइजेशन अर्थात पाचन भी केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। फोर्थ, रिस्पायरेशन, जो हम श्वसन करते हैं, रिस्पायरेशन करते हैं, ये भी एग्जाम्पल हमारा केमिकल चेंज का है। नेक्स्ट, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, अंगूर का सड़ा करके सिरका बनाना, बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स। तो स्टूडेंट्स, मोम के बत्ती का जलना, रस्टिंग ऑफ आयरन आर्टिकल्स केप्ट इन ओपन, खुले में रखे हुए लोहे की वस्तुओं पे जंग लगना, एंड बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लाइक केरोसिन ऑयल, पेट्रोल, कोक एंड एलपीजी इन एयर etc। और हवा में मिट्टी के तेल, पेट्रोल, कोक और लिक्विड पेट्रोलियम गैस जैसे ईंधनों का जलना केमिकल चेंज के एग्जाम्पल्स थे। अब हम स्टूडेंट्स, बिफोर वी गो फर्दर ऑन द टॉपिक केमिकल reaction, we have to understand the two terms reactants and products. Reactants and products. Students, ऐसी प्रक्रिया जिनमें वास्तविक पदार्थ अपनी नेचर और आइडेंटिटी को लॉस करते हैं और न्यू केमिकल सब्सटेंस बनता है डिफरेंट प्रॉपर्टी के साथ, उसे हम केमिकल चेंज कहते हैं। और केमिकल चेंज में की प्रक्रिया में शामिल प्रक्रियाओं को केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। ये आप जान चुके हैं। आगे हम आ जाते हैं, दोनों में थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे टर्निंग ब्राउन यहाँ पे फ्रेशली कट एप्पल। स्टूडेंट्स, इसमें एप्पल ने अपने नेचर और अपने आइडेंटिटी को खो दिया, जबकि मेल्टिंग ऑफ आइस में कोई नेचर या आइडेंटिटी का लॉस नहीं हुआ। इस प्रकार फिजिकल और केमिकल चेंज में डिफरेंस हमें समझना है। हम आगे देख लेते हैं रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। इन ये केमिकल रिएक्शन, द केमिकल सब्सटेंसेस टेकन ओरिजिनली आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स and the new chemical substances formed are called products. For example, in burning of coal in air, carbon and oxygen are reactants while carbon dioxide form is products. Actually, ये chemical reaction simply involves only the element
अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स। स्टूडेंट्स, वास्तव में जब हम किसी केमिकल रिएक्शन में जिन केमिकल सब्सटेंस को वास्तविक रूप में लेते हैं उन्हें प्रोडक्ट कहते हैं, और जो नया पदार्थ डिफरेंट प्रॉपर्टी के साथ फॉर्म होता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं, और जो ओरिजिनली सब्सटेंस रिएक्शन में पार्टिसिपेशन के लिए लेते हैं उन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, और जो न्यू केमिकल सब्सटेंस फॉर्म होता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं। तो एग्जांपल में हमने लिया है, हवा में कोयले को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। इस उदाहरण में इसमें हमने क्या लिया, हमने लिया कोल अर्थात कार्बन लिया, तो और उसे कहाँ जलाया, हवा में। तो हवा में हमारा मतलब क्या है, ऑक्सीजन से है, तो हमने क्या लिया, ऑक्सीजन लिया और कार्बन लिया। तो कार्बन और ऑक्सीजन क्या हो गए, यहाँ पे रिएक्टेंट्स हो गए, और क्या बन गया जलने के बाद, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हुआ, हमारा प्रोडक्ट हो गया। स्टूडेंट्स, वास्तव में केमिकल रिएक्शन में कोई नए आइटम नहीं बनते, वास्तव में मॉलिक्यूल्स ब्रेक होते हैं और जो आइटम्स होते हैं वो नए तरीके से नया मॉलिक्यूल या नया आयन फॉर्म करते हैं। तो इस प्रकार से जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ क्या, नहीं, मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट नहीं होता। मॉलिक्यूल्स तो ब्रेक होते हैं, आइटम्स का रीअरेंजमेंट होता है, नया मॉलिक्यूल बनता है। ठीक, तो दस ये केमिकल रिएक्शन इज नथिंग मोर देन द रीअरेंजमेंट ऑफ आइटम्स। तो ये क्या होता है, केवल आइटम का रीअरेंजमेंट होता है और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। स्टूडेंट्स, आइए अब समझते हैं एग्जाम्पल ऑफ सम केमिकल रिएक्शंस। स्टूडेंट्स, हम कुछ केमिकल रिएक्शन का उदाहरण ले लेते हैं। फर्स्ट हमने लिया है बॉन्डिंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। तो स्टूडेंट्स, इन एयर मींस ऑक्सीजन में, बिकॉज 21% ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द एयर। तो जब भी हम एयर में केमिस्ट्री की भाषा में जब भी हम एयर में बात करते हैं तो एयर से हमारा मतलब हमेशा ऑक्सीजन से होगा। तो स्टूडेंट्स, मैग्नीशियम रिबन या हमारे लैब में आसानी से वायर के फॉर्म में या रिबन फीते के फॉर्म में मिल जाता है। स्टूडेंट्स, आप एक छोटा सा मैग्नीशियम रिबन का टुकड़ा ले लीजिए। स्टूडेंट्स, आप जानते हो मैग्नीशियम एक मेटल है और सभी मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्शन करके अपना अपना ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। तो हो सकता है वैसे ऑक्सीजन का मैग्नीशियम का सरफेस बहुत शाइनी होता है, चमकदार होता है, लेकिन में भी हो सकता है उसके सरफेस पर ऑक्सीजन ने रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बना ली हो। इसलिए रिएक्शन से पहले आप सैंड पेपर का अर्थ होता है रेगमार जिससे साइकिल वाले पंचर बनाते हैं और दीवार भी रगड़ी जाती है, लोहा भी साफ किया जाता है। रेगमार सैंड पेपर से आप मैग्नीशियम की सरफेस को रगड़ करके साफ कर दीजिएगा, जिससे अगर उस पर व्हाइट कलर का मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बन गई हो तो वो हट जाए। तो स्टूडेंट्स, उसके बाद इसे साफ करने के बाद इसे एक चिमटी, ये विद द हेल्प ऑफ ये पेयर ऑफ टोंग यानी चिमटी की सहायता से इस प्रकार से आप मैग्नीशियम की रिबन को पकड़ लीजिएगा और नीचे चाइना डिश रख दीजिएगा और यहाँ पे आप लाइटर का यूज कीजिएगा और या फिर स्पिरिट लैंप का।
तो स्टूडेंट्स आप पाएंगे कि मैग्नीशियम रिबन पॉप की साउंड के साथ व्हाइट फ्लेम के साथ जलेगा। तो स्टूडेंट्स और इसकी लाइट सफेद निकलेगी। इस प्रकार जलने के बाद आपके चाइना डिश जो आपने नीचे लगाया उसमें व्हाइट पाउडर गिरना शुरू हो जाएगा। वो व्हाइट पाउडर क्या है स्टूडेंट्स? वो व्हाइट पाउडर हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड है। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम को जलाया गया ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स ये समझ में आ गया। अब अगर हमें इसे वर्डों में लिखना हो तो स्टूडेंट यहाँ पे हम देखेंगे हमने ओरिजिनली क्या लिया था। तो हमने ओरिजिनली लिया था मैग्नीशियम और उसको किसमें मिलाया? उसको मैंने मिलाया हवा में, मतलब ऑक्सीजन में। याद रखना मैंने बता दिया है कि हमेशा आपको क्या समझना है, हवा माने एयर का मतलब यहाँ हमेशा आप लेंगे ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट्स मैग्नीशियम और ऑक्सीजन हमारे रिएक्टेंट्स हैं और जो चाइना डिश में आपने कलेक्ट किया है व्हाइट पाउडर क्या है? वो मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो क्या है? प्रोडक्ट है। और रिएक्टेंट क्या है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट्स इसमें आप देखेंगे मैग्नीशियम जो कि सॉलिड था और शाइनी था, ऑक्सीजन जो कि गैस स्टेट में था। आपने देखा कि इन दोनों ने अपनी नेचर और आइडेंटिटी लॉस कर दिया और एक न्यू प्रॉपर्टी वाला सब्सटेंस दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। तो यहां पे केमिकल रिएक्शन हुआ है, यानी केमिकल चेंज हुआ है। तो जो ओरिजिनल रूप में लिए गए थे वो रिएक्टेंट कहलाएंगे और जो नया पदार्थ बनेगा वो मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ पे ये प्रोडक्ट है। तो स्टूडेंट्स हम रिएक्शन के पहले लिए गए वस्तुओं को लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं रिएक्टेंट को और एक एरो लगाते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच। और आफ्टर reaction being completed what we get is kept at right hand side that is known as product। तो स्टूडेंट्स आगे आ जाते हैं। सेकंड एग्जांपल में लिया है रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। तो स्टूडेंट्स क्लास 8th में हमने आपको पढ़ाया था रिएक्टिविटी सीरीज। तो शायद याद होगा। और 9th में भी पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। हाई कोर्ट है आपका, आइए पता कीजिए। याद होगा आपको केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड दो कंपाउंड के बीच रिएक्शन करवाने का निर्णय लिया है। इसके लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं पहले आपको एक क्लियर कर दूं कि लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड ये दोनों हमारे लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, लैब में लिक्विड स्टेट में, और दो के दोनों कलरलेस होते हैं। लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड ये दोनों किस स्टेट में होते हैं? लिक्विड स्टेट में होते हैं और दोनों कलरलेस होते हैं, यानी किसी रंग इनमें कोई रंग नहीं होता। तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम किसी टेस्ट ट्यूब में 5 ml लेड नाइट्रेट ले लेते हैं और हम ट्यूब होल्डर की मदद से बहुत देखिए प्रिकॉशन इज वेरी मस्ट व्हाइल डूइंग एनी एक्सपेरिमेंट। जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट कीजिएगा तो प्रिकॉशन बहुत मस्ट है, सावधानियां बहुत चाहिए। तो इस प्रकार से सारे आप लैब के कपड़े भी पहने हो, हाथों में ग्लव्स हो। तो स्टूडेंट्स हम होल्डर की मदद से ले लेते हैं एक टेस्ट ट्यूब में लगभग 5 मिलीलीटर लेड नाइट्रेट ले लेते हैं जो कि किस कलर का है? कलरलेस है। अब हम उसमें लगभग उतना ही 5 मिलीलीटर ही
हम उसमें पोटेशियम आयोडाइड ऐड कर देते हैं, मिला देते हैं ऊपर से। तो स्टूडेंट्स हम ये पाएंगे कि व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनने लगता है। स्टूडेंट्स क्या बनता है? व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट। स्टूडेंट्स व्हाइट नहीं, येलो कलर का। किस कलर का? येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा। तो स्टूडेंट्स यहां देखिए लेड नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड। स्टूडेंट्स यहां बिकॉज ऑफ being more reactive than lead, potassium displaces lead from its compound and takes place in that compound। तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा रिएक्टिविटी सीरीज में हमने बताया था, आपको क्लास 8 में भी सिखाया था कि जो स्ट्रांग मेटल होते हैं वो वीक मेटल को उनके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देते हैं। और रिएक्टिविटी सीरीज याद करवाने के लिए मैंने बताया था, कहाँ केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। यहाँ पे हम देखते हैं क्या है? पोटेशियम के मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। ये तुरंत क्या करेगा? आयोडाइड का साथ छोड़ देगा। यहाँ पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट, ये दोनों हमारे क्या है? रिएक्टेंट हैं। लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड दोनों लिक्विड स्टेट में है, सल्फर है, और दोनों कलरलेस हैं। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पोटेशियम क्या करेगा? ये लेड से ज्यादा रिएक्टिव है, तुरंत लेड को डिस्प्लेस कर देगा और नाइट्रेट के हाथों में हाथ डाल के खुद घूमेगा। तो क्या बना देगा? पोटेशियम नाइट्रेट। ये बन गया पोटेशियम नाइट्रेट। और स्टूडेंट अब जानते ही हैं कि लेड भाग गया। लेड तो भाग गया क्योंकि उसके परिवार, उसके कंपाउंड को छीन लिया पोटेशियम ने। अब ये क्या करेगा? लेड अब पोटेशियम आयोडाइड को छोड़ के नाइट्रेट के साथ हो गया। अब यहाँ पे खाली कौन हो गए? आयोडाइड। अब बेचारा लेड क्या करेगा? कहेगा आयोडाइड भाई हम ही आ जाओ, रिएक्शन कर लेते हैं तुम्हारे साथ। तो अब यहाँ पे क्या बन गया? लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये दोनों हमारे क्या हैं? ये दोनों हमारे प्रोडक्ट हैं। तो स्टूडेंट्स हम आगे इसी में चर्चा करेंगे। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये लेड आयोडाइड हमारा येलो प्रेसिपिटेट होगा। प्रेसिपिटेट मींस होता है सॉलिड, प्रेसिपिटेट मींस सॉलिड। हिंदी में अवक्षेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवक्षेप। स्टूडेंट्स और पोटेशियम नाइट्रेट हमें दिखता ही नहीं, दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि यह सॉल्यूशन में मिला हुआ है और कलरलेस होने के कारण हमें नजर नहीं आ रहा है। तो स्टूडेंट्स थर्ड एग्जांपल हमें दिया है, रिएक्शंस बिटवीन जिंक एंड सल्फ्यूरिक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो स्टूडेंट्स हमने क्या लिया? जिंक और सल्फ्यूरिक लें या हाइड्रोक्लोरिक लें, किसी दोनों में से कोई एक एसिड लें। तो हमें दोनों का आपको बता दिया है। तो स्टूडेंट्स लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड यही है वो जो तेजाब, जो आप कहते हैं एसिड, जो न्यूज़पेपर टेलीविजन जो आप देखते हैं कि एसिड अटैक के बारे में सुनते हैं, वो यही एसिड होती है सल्फ्यूरिक एसिड। बहुत खतरनाक होती है। लेकिन हम कैसे लेंगे इसको? डाइल्यूट लेंगे। डाइल्यूट यानी डाल के लूट नहीं लेंगे। डाइल्यूट का अर्थ होता है तन। तन मतलब होता है, देखिए साइंस की भाषा में डाइल्यूट का अर्थ होता है पतला। डाइल्यूट का क्या होता है? पतला। तो हम तन यानी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करेंगे। लेकिन क्या करेंगे? इसमें पहले हम जिंक के कुछ ग्रेन्यूल्स लेंगे, यानी जिंक के छिलके लेंगे, बुरादा कह सकते हैं हम। तो हम एक टेस्ट ट्यूब में जिंक का कुछ बुरादा ले लेंगे। स्टूडेंट्स
फिर ड्रॉपर की मदद से हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को बूंद बूंद करके टेस्ट ट्यूब में गिराएंगे। हम देखेंगे कि जो ही जिंक ग्रेन्युल्स पर सल्फ्यूरिक एसिड का कांटेक्ट होगा, एट वंस रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। रिएक्शन क्या स्टार्ट होगा? हमें एक कलरलेस ऑर्डरलेस गैस इवोल्व होने लगता है, एक गैस निकलने लगता है बाहर और टेस्ट ट्यूब काफी गर्म हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, अब ये कौन सी गैस निकलने लगी, यह जानने के लिए अगर हम थोड़ा सा अपना टेस्ट ट्यूब में कुछ और डिवाइस को ऐड कर लें तो पाइप के माध्यम से हम बाहर निकाल सकते हैं गैस, और फिर उसे माचिस की तीली जलाकर निकलते हुए गैस के पास लाते हैं तो पाते हैं कि पोक पोक चिट चिट करके ये जलने लगता है, चिट चिट करके जलता है। जो तुरंत लग जाता है पता, पॉपिंग साउंड के साथ जलता है, तो हमें लग जाता है पता कि ये तो हाइड्रोजन था जो ऑक्सीजन के साथ आकर के जल रहा है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे जिंक हमने लिया, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। अब फिर याद कीजिए सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? H2SO4। यहाँ पे फिर रिएक्टिविटी सीरीज याद कीजिए, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, दैट इज व्हाई जिंक डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम SO4। तो सल्फेट से हाइड्रोजन को हटा देगा और क्या बना लेगा? जिंक सल्फेट। तो स्टूडेंट, यहाँ पे जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड क्या है हमारे? जिंक सॉलिड स्टेट में है और सल्फ्यूरिक एसिड लिक्विड स्टेट में है, ये दोनों हमारे रिएक्टेंट हैं। अब क्या बनता है? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो जिंक सल्फेट हमारा सॉलिड होगा और हाइड्रोजन गैस स्टेट में होगा, और ये दोनों हमारे क्या होंगे? प्रोडक्ट। जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन क्या होंगे? प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स, और इसी प्रकार अगर हम चाहें तो जिंक ग्रेन्यूल में हमने यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड डाला था, यहाँ पे हम डाल देंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ये H2SO4 था और यानी पीछे में लिया था क्या? H2SO4। क्या लिया? H2SO4। और यहाँ पे ले रहे हैं HCl। क्या ले रहे हैं? HCl। तो स्टूडेंट्स, जिंक और HCl क्या हैं? रिएक्टेंट्स हैं। जिंक सॉलिड स्टेट, HCl लिक्विड स्टेट, और क्या मिलके बनता है नया पदार्थ? जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। स्टूडेंट्स, जिंक क्लोराइड ये हमारा प्रेसिपिटेट होगा, सॉलिड स्टेट में होगा, और हाइड्रोजन हमारा गैस स्टेट में होगा। स्टूडेंट्स, रिमेनिंग इन नेक्स्ट वीडियो। समझ में तब तक समझते रहिए। किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर आप हमें कॉल कर सकते हैं मेरे कांटेक्ट नंबर पर या मेरे ईमेल पर, या कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी कर सकते हैं। तो स्टे इनसाइड होम, बी सेफ, बी हैप्पी। थैंक यू।